नमस्कार साथियों, अक्षिता एकेडमी के इस YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज 20 दिसंबर है और आज शाम को आयोग ने 17 दिसंबर को आयोजित हुए एग्जाम की प्रावधिक उत्तर कुंजी अर्थात प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। विद्यार्थियों को अब जिन सवालों में, जिन उत्तरों में असंतुष्टि है, उसके लिए दावा आपत्ति के लिए 7 दिन का समय है। तो मुख्यतः इस संक्षिप्त चर्चा में हम 2-3 बिंदुओं पर बात करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो संभावित प्रश्न क्या हैं जिनके उत्तर या तो बदल सकते हैं, या तो एक से अधिक उत्तर सही हो सकते हैं, या तो उस प्रश्न का कोई सही उत्तर नहीं होगा और वो सवाल ही डिलीट हो सकता है। डिलीट होने वाले में इस बार आयोग ने स्पष्ट भी किया है कि उसका जो अंक रहेगा वो सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। प्रत्येक बच्चे को जिस भी प्रश्न में इस तरीके का संदेह है, असंतुष्टि है और वो चाहता है कि उसके उत्तर में बदलाव हो, प्रत्येक बच्चे को उसमें अपनी भागीदारी, अपनी शिरकत निभानी चाहिए। जितना ज्यादा किसी प्रश्न को लेकर के लोगों की आपत्ति जाती है, आयोग की कमेटी उतना ज्यादा विचार करती है उस सवाल में। तो इसलिए सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक एक अंक का बहुत ही महत्व है। एक एक अंक में इस गलाकाट प्रतियोगिता में सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी होते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और इसके बाद यह भी बताएंगे कि अब प्रोविजनल आंसर की के बाद क्या कट ऑफ हो सकता है जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जिससे कि वो लोग अपने एग्जाम के लिए, मेंस के लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो सकें। तो सीधे आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए उन सवालों की हम सूची आपसे शेयर करना चाह रहे हैं जिन पर कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पहला सवाल जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन को लेकर के है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल पर निम्न में से कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो देखिए, इसमें इसका उत्तर असल में सी और डी दोनों हो सकता है। सी विकल्प पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद एक चीज जो मिस कर दी है वो कर दी है कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। यदि ये देता तो फिर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूर्ण हो जाता। तो लेकिन देखिए, प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो ऐसी है, अभी मैंने पीडीएफ नहीं खोला, अब 3-4 दिन हो गए आप लोगों ने इतनी बार पेपर को पलटा होगा कि अब सवाल याद हो गया होगा। सवाल लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं, तो सी तो कंफर्म शामिल होते हैं, इनको आप बाहर नहीं कर सकते। लेकिन केवल सी से निर्वाचक मंडल पूर्ण भी नहीं होता। तो वैसे जो इसका तकनीकी पहलू है वो ये है कि भाई उन्होंने पूछा कौन शामिल होते हैं। ए विकल्प वाला बिल्कुल नहीं होता, बी विकल्प वाला बिल्कुल नहीं होता, सी विकल्प वाला होता है। हां, इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, लेकिन सी तो होता ही है। शायद इस माइंडसेट के साथ यह सवाल डिजाइन किया होगा। इस प्रश्न में संभावना बहुत ही कम है कि आयोग इसको बदले, लेकिन फिर भी आप इसमें आपत्ति लगा सकते हैं। हालांकि इसमें चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही न्यून चांसेस हैं कि इसमें आयोग अपने उत्तर को बदले। इसी तरीके से जो ई कॉमर्स कंपनियों वाला है, ई कॉमर्स कंपनियों वाला जो सवाल है उस पर यह लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अलीबाबा ये किस तरीके की स्वरूप की ई कॉमर्स कंपनियां हैं। ज्यादातर लोगों ने, मतलब जितने भी बच्चे गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी ई कॉमर्स पढ़ा है, उसको इसने बिजनेस टू, मतलब B2C का फॉर्मेट बताया है और वो सही भी है। इसमें 99% तक इस बात की श्योरिटी है कि इस प्रश्न का उत्तर आयोग बदलेगा। या तो इसका उत्तर वो B2B अभी दिया हुआ है तो B2B भी सही है, B2C ज्यादा उचित उत्तर है इसका। 3 तरीके की कंपनियों की बात कर रहा है। अब अमेजॉन, ये तो सीधा B2C का मॉडल है। फ्लिपकार्ट, ये तो सीधा बिजनेस से लेकर के कस्टमर की बात कर रहा है, तो बिजनेस से कस्टमर की बात कर रहा है। तो इसमें तो 99% बल्कि 99.99% या तो इसका उत्तर चेंज होना चाहिए। लेकिन जो अलीबाबा है, अलीबाबा को लेकर के, अलीबाबा B2B फॉर्मेट की कंपनी है, तो इसलिए इसमें तो 99.99% इसमें आपत्ति लगानी चाहिए और इसका तो सवाल, इसका तो उत्तर आयोग को बदलना ही चाहिए और बदलेगा भी। तो जैसे ये इस अंक को जिसने भी B2C लगाया है वो अपना अभी से नंबर घटा करके डीमोटिवेट ना हो जाए, इस नंबर को अपने आप में प्लस करे। इससे क्या होगा, अब आयोग अपनी फाइनल उत्तर कुंजी तो 25 दिन बाद देगा और आप अपना 1 अंक घटाएंगे। 25 दिन आपको यही लगेगा कि काश 1 अंक और बढ़ जाता। तो इस सवाल को आप मानिए 99% तक तय है कि इसका उत्तर आयोग बदलेगा, जैसा आप लोग भी जानते ही हैं। इसके बाद AKFI का मुख्यालय को लेकर के भी प्रॉब्लम है। तो देखिए, AKFI का मुख्यालय जो प्रश्न डिजाइन हुआ है, ये प्रश्न जो है आयोग ने किसी बुक से लिया है और बुक से लिया हुआ है तो उसमें AKFI का मुख्यालय हूबहू उठाया है सवाल, विकल्प का बदलाव भी नहीं किया हुआ है। ये शायद किसी स्कूल टीचिंग एग्जाम के TGT में आया हुआ है ये प्रश्न। तो ये क्या था कि AKFI का जो हेड ऑफिस है
वो एकेएफआई का हेड ऑफिस दिल्ली ही है, जो इसको अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली ही है। जयपुर में भी इस तरीके की संस्था है, लेकिन वो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय, मतलब वहां पर मेरा भी आना जाना हुआ है। और सॉरी, तो आप ये चाहें तो इसको, अगर जिन लोगों का भी दिल्ली टिक करके आए हैं, तो इसका भी बदलने की संभावना बहुत ज्यादा है। 80% तक संभावना है कि यदि इसमें ठीक तरीके से प्रमाणों के सहित यदि इस पे अगर आप लोग आपत्ति लगाते हैं, वैलिड सोर्स देते हैं, एकेएफआई की वेबसाइट का सोर्स देते हैं, तो इसके उत्तर को भी आयोग को बदलना चाहिए। मतलब कि, और ये दो प्रश्न बहुत ही निर्णायक रोल निभाने वाले हैं। तीसरे नंबर की बात करें यदि डीपीएसपी, देखिए डीपीएसपी वाला सवाल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला सवाल, ऐसा सवाल है ही नहीं जिससे कि बहुत ज्यादा रैंकिंग प्रभावित हो। उसका कारण क्या है? पढ़ा लिखा 99%, 100% बच्चा जो संविधान पढ़ता है उसका बिल्कुल ये पहली ही फुर्सत में वो पढ़ता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। सही भी है, सबने ही टिक किया हुआ है। बस प्रश्न की बनावट में गड़बड़ी हो गई है, उन्होंने आर्टिकल 51 की जगह 51A लगा दिया है। ये तो आयोग को बदलना ही होगा और ये सवाल तो डिलीट ही होना है। इसका उत्तर तो क्या है? प्रश्न ही गलत है, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा के संदर्भ में ही गलत कर दिया है। अगर हम 51A को माने तो फिर रूस है मूल कर्तव्य, यदि आर्टिकल 51 को माने तो ऐसा भी आ सकता है आर्टिकल 51 किस संविधान के स्रोत से है, आर्टिकल 51A के संविधान के स्रोत से है। तो यह नहीं कह सकते कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व को हम सही माने या 51A को सही माने। तो इस प्रश्न को तो डिलीट होना ही है, इसलिए इस प्रश्न को अपना आज ही घटा दें, अभी घटा दें कि ये आपको काउंट नहीं होगा। या फिर घटाते क्यों है? इसको जब डिलीट होना है तो इसके मार्क्स तो सबको मिलना है, इसके मार्क्स सबको मिलना है, तो इसमें आप आपत्ति लगाएंगे और वैसे भी आयोग को यह संज्ञान में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये प्रश्न की बनावट में ही गड़बड़ी है, इसमें किसी तरीके का डिबेट होना भी नहीं है। उसमें जितने भी कमेटी में बड़े बड़े प्रोफेसर रहेंगे वो इस चीज को समझेंगे कि सवाल की भाषा में गलती है। अब जब सवाल की भाषा में गलती है तो फिर उत्तर को लेकर के आयोग के पास भी कोई तर्क नहीं रहेगा। तो जब सवाल गलत है तो उत्तर में कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो इस प्रश्न को भी आप ये मान करके चलिए, और इसमें बहुत ज्यादा डिबेट है भी नहीं। मेरे को सुनने वाले लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें पूरी सहमति होगी। यह सबसे विवादित क्वेश्चन इन सब में विलियम बेंटिंग वाला, देखिए विलियम बेंटिंग वाला जो सवाल है, इस सवाल को भी डिलीट होना चाहिए। उसका कारण यह है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं और इतिहास में मैंने भारतीय प्रेस के इतिहास को बहुत गहराई से देखा है। भारतीय प्रेस के इतिहास में पहली बार जब यह सेंसरशिप लागू हुई थी और उसके बाद जब इसको स्वतंत्र घोषित किया गया था, तो पहली बार स्वतंत्रता 1835 में ही हुई थी। और जब तक ये 1835 का प्रेस स्वतंत्रता का अधिनियम लागू होता, तब तक बेंटिंग जा चुके थे और उनके टाइम पर, उस तिथि की बात करें तो चार्ल्स मैटकॉफ आ चुके थे। और वैसे भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता वो यही वजह है कि चार्ल्स मैटकॉफ का नाम लिया जाता है। यहां पर भी प्रश्न में एक तकनीकी गड़बड़ी है और इस प्रश्न का भी चूंकि अब सवाल ही गलत है तो उत्तर कैसे सही दिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो सभी को आपत्ति लगानी चाहिए, डेट भी देखना चाहिए। मैं बिना किसी अध्ययन के अभी आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। मुझे याद है कि शायद ये जो 1835 का जो प्रेस का एक्ट आया था वो शायद जुलाई में आया था, या तो जुलाई है या तो सितंबर है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और तब तक बेंटिंग जा चुके थे, यह बात तय है। तो बेंटिंग का जाना और मैटकॉफ का आना, तो सवाल में बाकी सारी चीजें सही हैं, बस उनको बेंटिंग को रिप्लेस करना था चार्ल्स मैटकॉफ से, तब तो ये उत्तर सही होता, अन्यथा ये गलत है। अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि 35 में मतलब बेंटिंग 35 तक थे, 35 तक थे, उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो मार्च 1835 तक थे। तो इस सवाल में आपको आपत्ति लगानी चाहिए। यह प्रश्न डिलीट होगा तो निश्चित रूप से इसका वैसे भी सभी लोगों ने अंदाजे से उत्तर दिया है, अंदाजे से उत्तर दिया है, मतलब 30% बच्चों का उत्तर सही होगा और 70% का गलत होगा, और वो तो बहुत ही निर्णायक रोल है। और जो 30% का सही लगेगा उन्होंने अनुमान ही लगाया है। ज्ञान का तो एग्जाम भी, ज्ञान का तो पेपर भी नहीं था, मतलब ज्ञान का तो ये प्रश्न भी नहीं था, ये अनुमान का प्रश्न था। तो जब ऐसे प्रश्नों में अगर आप आपत्ति लगाएंगे और आयोग बदलेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको होगा। इसी तरीके से एक और विवादित चीज है वो साक्षरता दर को लेकर के, कौन सा राज्य ऐसा है जो साक्षरता दर में 4 तरीके के राज्य दिए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, केरल कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जो मुख्य मुद्दा है वो सेकंड नंबर में, एक है मिजोरम और एक है गोवा। दोनों ने बहुत ही मतलब कि 0.25 अंकों के आसपास की लड़ाई है दोनों के बीच में साक्षरता दर को।
अनंतिम आंकड़े का मतलब अंतिम नहीं, अनंतिम आंकड़े जो जारी हुए थे वो संयोग से एनसीईआरटी में वही हैं, जिसको प्रोविजनल तरीके के डेटा कहते हैं हम। उसमें आपका मिजोरम और गोवा में, शायद गोवा को पहले कर दिया है, मिजोरम को बाद में कर दिया है, और उसी के आधार पर तो ये जो प्रोविजनल जो डेटा है, ये प्रोविजनल डेटा के हिसाब से आयोग ने आंसर की तैयार की है। आप लोगों को वैलिड इंडिया का जो 2011 का सेंसस है, इसको आपको लेना चाहिए, आयोग को स्रोत में देना चाहिए। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है सवाल के बाद, यदि आप देख रहे होंगे कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 2011 की जनगणना के जब अंतिम आंकड़े जारी हुए थे, उसके आधार पर उस प्रश्न का उत्तर डी होना चाहिए। और इसमें आपको बिल्कुल आपत्ति लगानी चाहिए, इस पे उत्तर बदलेगा, इसमें 1 से 2 उत्तर सही नहीं होंगे, इसमें उत्तर बदलना है। और ये क्योंकि बदलने का क्या फायदा होगा, यदि आपने सही किया है तो दूसरे को, भाई प्रतियोगिता है, इसमें आपको सबका लाभ करवा करके कुछ नहीं मिलेगा, इसमें आपको कुछ लोगों को बीट करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर चूंकि चेंज होना है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति भी लगनी चाहिए और आयोग मजबूर हो लोगों की बातों को सुन के, विद्यार्थियों की बातों को सुन के और चेंज। नोह डोरा अलंकरण जो 7वें नंबर का सवाल है, ये मतलब हमारी इस तरीके की लिस्ट में जो 7वें नंबर में आ रहा है नोह डोरा अलंकरण, देखिए ये भीलों में भी चलता है और गोंडों में भी चलता है। वैसे इसका ज्यादातर झुकाव गोंड की तरफ है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसका है, तो ऐसा तो नहीं है कि भील इस तरीके की साज सज्जा को पसंद नहीं करते, भील भी बराबर इसको करते हैं। भील को लेकर के मध्य प्रदेश में मतलब बड़ी जनजाति है चूंकि, तो लंबे चौड़े इस तरीके के जितने भी रिसर्च पड़े हुए हैं, आप देखिए नेट में अलग अलग तरीके की ऐसी थीसिस होंगी जिनको पीएचडी अभ्यर्थियों ने किया है। और अभी मेरे पास फिलहाल ऐसे कोई एविडेंस के बिना मतलब ये आंसर की आई है और उसके बाद मैं आपके सामने पेश हो गया हूं। तो इसको लेकर के भी आप यदि आप ढूंढेंगे तो आपको बराबर नोह डोरा अलंकरण के लिए भील का भी नाम मिलेगा जो कि विकल्प में है, बैगा भी मिलेगा लेकिन बैगा विकल्प में नहीं है, तो उसको तो बाहर कर दीजिए। भील भी इसका सही जवाब होगा और गोंड भी सही जवाब हो सकता है। 7 प्रश्न बहुत ही निर्णायक हैं। 7 सवालों के लिए तो पेपर आयोजित होता है, सभी के 70 होंगे, जिनके 76-77 होंगे वो आगे है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है, इसे मेरा निवेदन या सलाह समझ लीजिए, आप सब इसमें आपत्ति लगाइए, आप वैलिड प्रूफ दीजिए, किसी किताब का प्रूफ मत दीजिए, वेबसाइटों को संभाल लीजिए, इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक को ले लीजिए, इग्नू के नोट्स को लीजिए, और या कोई और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय को लीजिए, यदि इन तरीके की कोई चीज है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई रिपोर्ट देखिए, मंत्रालयों की वेबसाइट को खंगालिए, इस तरीके के वैलिड जो सरकारी प्रूफ हैं इसके साथ आप आगे बढ़िए। जनगणना के लिए एनसीईआरटी का स्रोत की बजाय आप जो हमारा जनसांख्यिकी वाला पोर्टल है उसमें जाइए, 2011 का सेंसस और उसके 7 चीजों को लेकर के चलिए। तो कुल मिलाकर के इतने प्रश्नों में चेंजेस होगा, कुछ में तो कंफर्म। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब देखिए मैं आपको यह बता रहा हूं कि किसमें किसमें होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुझे लग रहा है प्रश्न जिस इरादे से प्रश्न बनाया गया है, शायद उस इरादे की वजह से यह प्रश्न जो है वो चेंज नहीं होगा। ई कॉमर्स कंपनियां निश्चित रूप से होगा, कोई दिक्कत नहीं। AKFI का मुख्यालय होना चाहिए। DPSP इंक्यामा ने निश्चित होगा। विलियम बेंटिंग इसमें प्रूफ के ऊपर डिपेंड करता है। साक्षरता दर निश्चित रूप से होगा। नोह डोरा अलंकरण इसमें केवल 30% चांसेस हैं कि वो करें, क्योंकि गोंड गलत जवाब तो नहीं है, आयोग को मानना होगा तो मान लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 6 सवाल ऐसे हैं जिसपे आयोग को संज्ञान लेते हुए इसके उत्तर को बदलाव करना चाहिए। ठीक, इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज अब आपका फाइनल कट ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रोविजनल आंसर की, इसके बाद क्या होना चाहिए इसके लिए देख लीजिएगा आप। जनरल के लिए और ओबीसी के लिए EWS, हमारे SC भाई बहन, ST भाई बहन, इनके लिए देखिए, इनके लिए हम आपके लिए मेल और फीमेल दोनों की बात कर देते हैं। और ये सब हमारा अपना तजुर्बा है, इसमें हम किसी तरीके का दावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अनुमानित ये है। देखिए अगर हम इनमें उन प्रश्नों को भी दरकिनार कर दें, मतलब ई कॉमर्स कंपनियों को यदि हम जोड़ें, मतलब उसका अंक आपको मिलेगा, जिसने भी B2C लगाया उसको मिलेगा, साक्षरता दर उसका भी मिलेगा। इन 2 सवालों को यदि हम जोड़ दें और इन दोनों सवालों को जोड़ने के बाद यदि आपके अंक जनरल मेल के 78 हैं तो आपको विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसलिए विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही आश्चर्यजनक ही होगा यदि 78 वाली लिस्ट भी क्लोज होती है, क्योंकि आपने भी आसपास देखा होगा लोगों के अंक पिछली बार की तुलना में तो घटे हैं। तो 78 नंबर मेरे ख्याल में ये सुरक्षित स्कोर है। और ओबीसी में 76 वाले
बच्चे को भी ये वाला विचार नहीं करना चाहिए कि अब मेरा होगा कि नहीं। ये तब की बात कर रहा हूं मैं जबकि आपने ये दो सवाल, मतलब कि B2C ई कॉमर्स कंपनी और इसके अतिरिक्त एक और सवाल जिसकी मैं बात कर रहा था जनगणना वाला, इन दो सवालों के नंबर जब आपके पास प्लस होंगे तब की बात है कि ये दोनों चीजें आपके साथ जुड़ेंगी। ईडब्ल्यूएस के लिए भी स्कोर यही होना चाहिए 76 का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए उतनी ज्यादा पोस्ट नहीं है, 2 नंबर की विंडो बहुत कहलाती है, 2 नंबर में 250 अभ्यर्थी आराम से मिल जाएंगे जितनी पोस्ट हैं, तो 76 ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए अभी जो मैं बीते दिन बताया था, ये स्कोर अब मुझे लग रहा है कि ये स्कोर अब जाकर के मेल के लिए 72 हो सकता है और एसटी के लिए अब ये स्कोर 68 हो सकता है, इतना हो सकता है। ये दोनों चीजें मैं तब बता रहा हूं जबकि पोस्टों का अवलोकन मैंने ठीक से किया है कि प्रत्येक श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व रखी गई हैं। महिलाओं के लिए इस बार इसमें बहुत गैप नहीं आएगा। उसका कारण क्या है? देखिए, गैप कब आता है सवालों के उत्तरों में, जबकि ये सारी चीजें भी हों कि पेपर कॉन्सेप्चुअल आ गया है, पेपर ट्रिकी है। असल पे क्या है, एक लंबा सवालों का हिस्सा ऐसा भी था जिसमें तुक्के, विशुद्ध भाषा में कहूं तो तुक्का लगाना था। तो तुक्का तो किसी श्रेणी का बच्चा हो, किसी भी मतलब मेल हो या फीमेल हो, तुक्का तो तुक्का है। इसलिए यहां पर कॉन्सेप्ट के लेवल का जो 1 अंक है उसी पे अंतर आ सकता है, अदरवाइज मुझे तो नजर नहीं आता। सेम ओबीसी में चलेगा, 76 के बाद फीमेल के लिए 75, इसमें भी अंतर नहीं आना चाहिए। हालांकि शायद 22 पोस्ट हैं इसलिए ये 74 भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये 75 या 74 हो सकता है। एससी के लिए जरूर महिलाओं बच्चियों के लिए मतलब सीटें रिजर्व हैं अच्छी संख्या में, ये या तो 70 होगा या तो 69 होगा, और एसटी के लिए ये नंबर या तो 64 होगा या तो ये नंबर 65 होगा। बाकी फॉरेस्ट के पास मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, इसलिए जो बच्चे फॉरेस्ट के लिए देख रहे हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। मैं उन्हीं के आधार पर अपनी बात रख रहा हूं, जितने तरीके का डेटा मेरे पास है, जितने तरीके के तथ्य हैं और तर्क हैं। तो मैं यदि कोई हवाई बात कर लूं तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। जितना मुझे अनुमान है वो इसका है। बाकी हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं उसमें जो अस्थि बाधित हैं, जिनका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाता है, तो उनका कट ऑफ इस बार फिर से 69 या 70 होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? OH की। और इसके अलावा बाकी की सभी श्रेणियां जिसका पिछला वाला जो मतलब डेटा रहा है 56 प्रश्न 58 प्रश्न, तो लगभग उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई बहन जिनके भी अंक 50 के ऊपर है, मतलब 50 नंबर के बाद हैं या 45 के भी बाद हैं, उनको भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप इसको देख करके और अब नई दिशा में, क्योंकि अब देखिए अभी ये माहौल गर्म है, अभी चर्चाएं चलेंगी, अभी विवाद होंगे, सारी चीजें चलती रहेंगी। आप इसको 1 से 2 दिनों में खत्म कर दीजिए। 24 अप्रैल को होनी है प्रारंभिक परीक्षा, वो दिन भी जल्दी आ जाएंगे और उसके पहले इसका मेंस भी कंडक्ट हो जाना है। तो वक्त को गंवाना कम चाहिए और पढ़ाई की तरफ झुकाव हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को समझें, जानें, और किसी भी तरीके की शंका हो तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर, पर्सनली मेरा नंबर होगा, आप उसमें कभी भी बात कर सकते हैं। मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपकी मदद करूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए।